बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो चीज हम पढ़ेंगे वो है बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस is not negligible। यानी आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं, बेटा एक बॉडी, आज जो हम चीज पढ़ रहे हैं, एक बॉडी ऊपर से गिर रही है और वो नीचे गिरती है और उसे सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस लगती है। उसका वेट mg तो नीचे है ही है, लेकिन उसको एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रही है, जिसे आप ड्रैग फोर्स कहते हैं, जिसको आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। एयर भी तो एक फ्लूइड है ना बेटा। एयर इस तरह से फ्लूइड है कि वो क्या कहते हैं, एयर इस तरह से फ्लूइड है कि वो भी फ्लो तो कर सकती है, तो फ्लूइड की किस्मों में आती। ये देखें, ये एक बॉडी है जो नीचे गिर रही है, ये mg इसका वेट है, ठीक है कि नहीं। यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो उस पर लग रही है, और एक उसे फोर्स लग रहा होता है ड्रैग फोर्स। एक फोर्स उसे लग रहा होता है ड्रैग फोर्स, और एक और फोर्स लग रहा होता है जिसे कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बेटा निग्लेजेबल होता है, बहुत छोटा सा होता है। मैं फिलहाल आज अपथ्रस्ट को डिस्कस नहीं करूं, मगर मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहली बात आज आपको हमने बताई है कि आज हम पूछे पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि एक बॉडी ऊपर से गिर रही है और एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर नहीं किया। इसको हमने इग्नोर नहीं किया, एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर नहीं किया। एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया, उस पर उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसे ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और ड्रैग फोर्स के अलावा भी एक फोर्स लगती है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट एयर की वजह से लगती है, और ज्यादातर सर्कमस्टांसेस में अपथ्रस्ट को हम नेग्लेजिबल करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज जो हम चीज पढ़ेंगे वो है बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट and air resistance is not negligible। Body falling from great height and air resistance is not negligible। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे जो पहली बात मैंने करनी है वो क्या है। फर्ज करें ये बॉडी, फर्ज करें इसका मास है 10 kg, और हम अपनी ना कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा g की वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इसका मास है 10 kg और g की वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट इसका कितना हो गया, mg 10 इंटू 10 100 न्यूटन। अब वो यहां से गिरेगा नीचे इस तरह से, यूं बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका वेट है 100 न्यूटन। ये t इज इक्वल टू 1 की पर इसका वेट है 100 न्यूटन। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इनका वेट, इसका वेट है 100 न्यूटन। t इज इक्वल टू 3 पर इसका वेट है 100 न्यूटन, और t इज इक्वल टू 4 पे इसका वेट है 100 न्यूटन, और t इज इक्वल टू 5 पर इसका वेट है 100 न्यूटन। तो इसका वेट तो कांस्टेंट है, वेट ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। वेट ऑफ बॉडी इज व्हाट, कांस्टेंट। तो वेट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, यहां आप ले लें टाइम, यहां आप ले लें वेट, तो इसका ग्राफ कैसा होगा जी। इसका वेट टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा, इसका वेट मुसलसल कांस्टेंट रहेगा, इसका वेट डिक्रीज नहीं कर रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो 100 न्यूटन था, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। इसका वेट कांस्टेंट रहेगा, इसका वेट नहीं चेंज होता, ठीक है। अच्छा, होता फिर चेंज क्या होता है वो देख लेते हैं। फर्ज करें, ये देखिए अभी आपके सामने
ये एक बॉडी, ये वही बॉडी, मास 10 kg लिया, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0, यहां टाइम 0, ठीक है। फिर ये बॉडी नीचे आ गई, यहां टाइम t इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर ये बॉडी थोड़ा और नीचे आई, टाइम t इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर थोड़ा और नीचे आ गई ये बॉडी, ये टाइम t इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर ये और नीचे आ गई, ये टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। और फिर जब यहां पहुंची तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो चुका। अब मैं सपोज्ड वैल्यूज ले रहा हूं, थोड़ी गलत सलत ले रहा हूं, भारत जिस तरह से भी। ये देखें, इसका वेट है नीचे की तरफ 100 न्यूटन, इसका नीचे की तरफ वेट क्या है 100 न्यूटन, इसका वेट क्या है 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, t इज इक्वल टू 5 है, ये t इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब जब नीचे गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, नीचे गिरेगा इसकी क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज ज्यादा तेज मूव करती है उसको एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस increases as speed increases, ठीक है कि नहीं। अब फर्ज करें जब वो यहां पर है, इस जगह पर, तो उसको अपवर्ड एक फोर्स लगती है जनाब, हम कह देते हैं जनाब, कह लें आप 40 न्यूटन की फोर्स लगी अपवर्ड, ठीक है ना। अपवर्ड कितने फोर्स की फोर्स लगी, t इज इक्वल टू 1 पे। मैं दोबारा यहां बना देता हूं, ये वाली डायग्राम बना रहा हूं कि जनाब 100 न्यूटन उसका नीचे की तरफ वेट था, 100 न्यूटन उसका नीचे की तरफ वेट था, और उसको एक और फोर्स ऊपर लगी 40 न्यूटन की, ठीक है कि नहीं। अब जब वो इधर पहुंचा t इज इक्वल टू 2 पे, तो उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ चुकी थी, तो और स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस और बढ़ गई और 70 न्यूटन के बराबर हो गई। अब जब वो थोड़ा और नीचे पहुंचा तो स्पीड और ज्यादा तेज हो रही थी, तो एयर रेजिस्टेंस और बढ़ गई, 90 न्यूटन हो गई। अच्छा, अभी भी आप नोट करें कि ये 100 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन। इसका मतलब है कि एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करता है, नीचे की तरफ एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करता है, और उस नेट फोर्स कितना है 100 माइनस 40 60, और इधर भी 100 और 70 की वजह से एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करता है 30। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, स्पीड इंक्रीज कर रही। 100 माइनस 90, नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नीचे हो रही, तो स्पीड अभी भी इंक्रीज कर रही। इवेंचुअली एक स्टेज आ जाएगी, ये 100 न्यूटन है और ऊपर की तरफ भी 100 न्यूटन एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, 0, और बॉडी अपने मोमेंटम और इनर्शिया की वजह से नीचे जा रही होती है, अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया का मतलब उसने ऑलरेडी एक स्पीड गेन कर ली है, अब वो नीचे गिर रही है, 100 न्यूटन है, और ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन है, और ये भी 100 न्यूटन है। और जो इस हालत में नीचे गिर रही है, इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी को अचीव होती है तो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन 0 होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। कोई मसला तो नहीं है जी? जी, कोई बता सकता है कि नहीं? क्या बताना है सर? जी, हाँ सर क्या बताना है? मैंने आपको बताया कि मैंने अभी 2 बातें बताई। मैंने कहा एक बॉडी, अच्छा आज पहले बता दो टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक ये है
कि एक बॉडी ऊपर से गिर रही है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। पहले हमने जो आपको याद है क्वेश्चंस किए तो उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, मगर अब नहीं किया। तो अब आप ये चीज देखें कि ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। T is equal to 1, T is equal to 2, T is equal to 3, T is equal to 4, T is equal to 5। वेट उसका कांस्टेंट है, तो वेट उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ही रहता है। मगर एयर रेजिस्टेंस क्या करती? एयर रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ते बढ़ते। ये वाई एक्सिस पर क्या है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस उसकी बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाती है? वेट के बराबर हो जाती है। मुझे बताएं, ये बात किसी को नहीं समझ आई तो मैं हाजिर हूं, मुझे बताएं बेटा। रिपीट कर देंगे? हाँ, ये लास्ट बार रिपीट कर दे। जी, मैंने एक बात बताई है कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो उस पे दो फोर्सेस लग रहे होते हैं, एक वेट है और एक एयर रेजिस्टेंस। फिर मैंने बताया है कि एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी से रिलेट हो रही होती है, ठीक है ना। स्लो स्पीड, ठीक है ना। मैं अभी आपको यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट रिलेशनशिप देके आपको वो नहीं करना चाहता परेशान, मैं मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो ड्रैग फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाता है। जब उस वक्त जब ये इसके ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाता है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती है, जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन बेटा क्या होती है? जीरो होती है। और फिर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही होती है, वो ना इंक्रीज नहीं कर रही होती और ना डिक्रीज कर रही होती है, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाती है? वेट के। मुझे बताएं, इसमें किसी को नहीं समझ आई तो मुझे दोबारा पूछ ले मुझसे। सर आ गई समझ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी है वो क्या है? यही क्वेश्चन है, यही बात है, डेटा कोई नहीं बदला, ठीक है ना। मगर चूंकि मैं अब बड़ी डायग्राम नहीं बनाना चाहता, इसलिए नहीं बड़ी बनाना चाहता कि वो फिर स्क्रीन से निकल जाती है और पेज आगे पीछे करना पड़ता है। ये देखिए, ये एक बॉडी ये नीचे गिर रही है, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई। बस अब मैं इतना ही बनाऊंगा। अब इसका वेट, छोटा सा एरो बनाता हूं, इधर 100 न्यूटन था, इधर भी 100 न्यूटन था। वेट इसका 100 न्यूटन क्यों है? क्योंकि मैंने इसका मास लिया हुआ है 10 kg। मास कितना लिया हुआ है? 10 kg। और जी को मैंने आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया हुआ है ताकि मैं 9.8 के चक्रों में ना पड़ूं। यहां पर भी इसका वेट 100 न्यूटन है, यहां पर भी 8 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, यहां पर भी 100 न्यूटन है और यहां पर भी 100 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? अब होगा क्या? जब बॉडी नीचे गिरना शुरू हुई, जो ही उसकी स्पीड बढ़ी से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा एयर रेजिस्टेंस का 40 न्यूटन। फिर इसको एक ऊपर की तरफ, वो जो जो स्पीड बढ़ती गई एयर रेजिस्टेंस बढ़ती गई, फिर वो 70 न्यूटन होगी, फिर वो 90 न्यूटन होगी, फिर वो 100 न्यूटन होगी और फिर वो 100 न्यूटन ही रही। ये है सूरत हाल, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें, ये सब मुझे बताएं कि उसमें कोई मसला तो नहीं है? जी नो सर। ठीक है। अब अगर यार ये एयर, और साथ ही फिर मैंने इनके ग्राफ बना दिए। मैंने वेट के बारे में बताया कि जी वेट साहब तो कांस्टेंट रहते हैं और एयर रेजिस्टेंस जो है वो बदल रही है। वेट जो है वो 100 न्यूटन पे रुका हुआ है और एयर रेजिस्टेंस 0 से बढ़कर 100 न्यूटन तक आ गई है। ये बात बताई। इसके साथ ही अब मैं एक तीसरे कॉलम का आगाज कर रहा हूं। तीसरा कॉलम क्या है जी? नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट फोर्स क्या है? पहले वेट ही था तो वो 100 न्यूटन था। जब एयर रेजिस्टेंस 40 की होगी और वेट 100 का हो गया तो 100 माइनस 40 कितना होता है? 60 न्यूटन। फिर जब एयर रेजिस्टेंस 70 की हुई, 100 माइनस 70 कितना होता है बेटा? 30 न्यूटन। और फिर जब एयर रेजिस्टेंस 90 की हुई तो 100 माइनस 90, नीचे की तरफ वेट कितना हुआ? 10 न्यूटन। 100 माइनस 100 0 न्यूटन, 100 माइनस 100 0 न्यूटन। तो मसला तो नहीं है बेटा?
नो सर, हाँ सर कोई मसला नहीं। अब यार मैं नेट फोर्स का ग्राफ बनाने लगा हूं कि नेट फोर्स कैसे चेंज हुआ। 10 20 एक मिनट, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स, अच्छा इसके चार नाम है बेटा। नेट फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये एक ही फोर्स होता है बेटा, एक ही फोर्स के चार नाम। और वो क्या है कि ये वेट है, ये एयर रेजिस्टेंस है, वेट में से एयर रेजिस्टेंस माइनस कर दें। और आपको मैंने बताया था कि तीसरा फोर्स भी आप ऊपर की तरफ लगता है, जिसे अप थ्रस्ट कहते हैं, जिसे फिलहाल मैं अपनी कैलकुलेशंस में शामिल नहीं कर रहा, जिसे मैं फिलहाल अपनी कैलकुलेशंस में शामिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब वो क्या है, तो ये देखें नेट डाउनवर्ड फोर्स 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2, ये टाइम बेटा, ये सपोज्ड डाटे के साथ ग्राफ बन रहे हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही नंबर रहे। अब देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स शुरू में कितना था, 100 था, क्योंकि 100 में से उस वक्त शुरू में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो थी। 100 माइनस 0 100, तो स्टार्ट 100 से हुआ, यानी वेट से हुआ। फिर 100 माइनस 40 60, तो 60 किधर आ गया, यहां पर आ गया। फिर देखें 100 माइनस 70 30 पर आ गया, और फिर 100 माइनस 90 10 पर आ गया, और फिर क्या हो गया 100 माइनस 100 0, यूं 0 0 पर आ गया। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज करता हुआ जीरो की तरफ आ जाता है। नेट डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज करता हुआ किसकी तरफ आ जाता है, जीरो की तरफ। तो मैंने आपको अभी तक तीन बातें बताई, तीन बातें। पहली बात है, आज का टॉपिक क्या है जी? आज का टॉपिक ये कि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं की जा सकती। दिखाना रिजल्टेंट फोर्स का। क्या सर रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ पिच दिखाना। एयर रेजिस्टेंस का या एयर रेजिस्टेंस का, किसका? ये नेट फोर्स का, नेट फोर्स है, नेट फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स का ये ग्राफ। मैं एक मिनट मेरा प्रोजेक्टर बंद कर लूं, क्योंकि आपकी उसके साथ वो उधर से आवाज आपकी आ रही है। जी जी बेटा, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? हेलो, यस सर, नहीं है। नहीं सर। अच्छा एक बात सुने, ये जो आपको पता है ना कि ये एक बॉडी है फर्श का, इस पे 60 न्यूटन का फोर्स इस तरफ को लग रहा है, और इस पर 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ को लग रहा है। तो 60 में से 20 माइनस कर देना, तो इस तरफ को कौन सा फोर्स बचता है, 40। बेटा जो माइनस करने के बाद जो फोर्स होता है ना, उसके नाम होते हैं चार। उसी को नेट फोर्स भी कहते हैं, उसी को एक्सेलरेटिंग फोर्स भी कहते हैं, उसी को रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, उसी को अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं। और न्यूटन सेकेंड लॉ में जो F इज इक्वल टू ma में फोर्स पुट किया जाता है, वो ये वाला फोर्स होता है, जो यानी माइनस माइनस करके जो फोर्स बचता है वो ही एक्सेलरेशन कॉज करता है। जो फोर्स बच जाता है वही एक्सेलरेशन कॉज करता है। तो ये याद रखें कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही एक्सेलरेशन कॉज करता है। तो आए जरा देखें, आपने पढ़ा क्या है कि एक बॉडी थी, वो ऊपर से गिरी, 100 न्यूटन उसका वेट था, नीचे की तरफ आता चला जा रहा था, 100 100। ये देखिए, ये उसका वेट आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन।
ठीक है। एयर रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रही थी, ये सारा ऊपर जो ये कॉलम बना हुआ है, ये वेट का बना हुआ है, जो बताता है कि वेट उसका मुसलसल वो कांस्टेंट रहा। ठीक है। एयर रेजिस्टेंस का क्या है, एयर रेजिस्टेंस को मैं सुरख से दिखा रहा हूं। ठीक है। एयर रेजिस्टेंस बेटा पूछे किसके बराबर आ रही है जी, वो 0, फिर बनी 40 न्यूटन, फिर बढ़कर हो गई 70 न्यूटन, फिर बढ़कर हो गई 90 न्यूटन, और फिर बढ़कर हो गई 100 न्यूटन। ये हो गई ये रेजिस्टेंस। इससे फिर क्या हुआ, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स 100 माइनस 0 100, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 70 30, 100 माइनस 90 10 न्यूटन, 100 माइनस 100 0 न्यूटन। ये अब आपको पता है ये जो नेट फोर्स होता है ना, यही ma के बराबर होता है। और अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो नेट फोर्स को मास से डिवाइड करो। तो यहां हम नेट फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या ली हुई है, मास क्या लिया हुआ है, 10 kg। शुरू में ही हमने ले लिया था 10 kg। इस नेट फोर्स, और फिर आपने 3 ग्राफ भी पढ़ लिए, आपने देखा कि ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, इधर भी ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, इधर भी ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस। अच्छा, इधर वाई एक्सिस पर आपने वेट लिया हुआ, तो आपको पता चला कि वेट तो कांस्टेंट है, वो 100 न्यूटन पर ही है। और आपने देखा कि जो एयर रेजिस्टेंस आपकी बढ़ते 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 100 न्यूटन पर आ गई। 100 न्यूटन पर क्या आ गई, बढ़ते बढ़ते 100 न्यूटन पर आ गई। और नेट फोर्स जो है वो यूं, नेट फोर्स जो है वो कम होते होते 0 पर आ गया। मुझे बताएं इसमें कुछ तो नहीं है यार। चलिए एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसे क्यों है, ये मतलब सैड फेस, ये इसको वो नहीं होना चाहिए, स्माइली फेस नहीं वाला नहीं, ग्राफ। ये शुरू में ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है, फिर एकदम कांस्टेंट हो जाती है, वेट के बराबर हो जाती है, इसी तरह। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू डाउनफॉल में क्या होगी। अच्छा, आप देखें इस 100 न्यूटन को 10 से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन 10 की, 60 को 10 से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड की, 30 को 10 से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड, और इसको 10 को डिवाइड करें 10 से तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ड्राइविंग फोर्स ही 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखें कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यूज ऑलमोस्ट एक जैसी नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, वो जी से शुरू होकर 0 की तरफ आएगा। यानी इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उस बॉडी के लिए, किस बॉडी के लिए, उस बॉडी के लिए जो नीचे गिरते हुए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसी बॉडी का जिसमें एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं हुई हुई, वो जी से शुरू तो होता है लेकिन फिर इवेंचुअली 0 हो जाता है। और जब 0 होता है उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। और आपको पता है जब टर्मिनल वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन 0 होती है, क्योंकि मजीद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही होती। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी, जी इसमें कोई मसला तो नहीं है सर शुरू जी से कैसे हो रहा है? शुरू में तो एयर रेजिस्टेंस थी ही नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं थी। शुरू में जब उसने गिरना शुरू किया है तो उसकी एक्सेलरेशन 10 नहीं थी उस वक्त। उसको जिस तरह नॉर्मल गिरती है चीज उस तरह थी वो, तो बाद में एयर रेजिस्टेंस ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया और उसका सारा प्लान डिस्टर्ब कर दिया और उसकी एक्सेलरेशन को डिक्रीज किया। और ये याद रखें कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा एक जैसा होगा। किसी भी सिचुएशन में नेट फोर्स और एक्सेलरेशन के ग्राफ की शेप हमेशा सेम होगी, क्योंकि नेट फोर्स ही एक्सेलरेशन से डायरेक्टली रिलेट हो रहा होता है, F = ma में। ये है जनाब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है जी। नो सर नहीं है। अच्छा, आगे चले जनाब।
अब आती है बात वेलोसिटी की, ठीक है ना। वेलोसिटी की बात है, मेरा दिल है कि आप तवज्जो से सुने, इंतहाई तवज्जो से सुने, और वो ये है कि वेलोसिटी शुरू में 0 थी इधर, जब 10 की चेंज आई, एक्सेलरेशन 10 की हुई, तो अगले ही सेकंड वेलोसिटी बढ़कर 10 पर आ गई। देखिए ना, शुरू में वेलोसिटी 0 थी, 10 की एक्सेलरेशन मिली तो 10 की वेलोसिटी चेंज आ गई, वेलोसिटी 0 से 10 हो गई। जब वेलोसिटी 0 से 10 हो गई, अगले सेकंड उसको जो एक्सेलरेशन मिली वो सिर्फ 6 की थी, तो वेलोसिटी अगले ही सेकंड इस जगह पर 16 मीटर पर सेकंड बन गई। मुझे बताएं यहां तक कुछ मसला तो नहीं है? नहीं सर। और बेटा फिर उससे अगले सेकंड जब उसको 3 की चेंज मिली तो एक वेलोसिटी बढ़कर 19 हो गई, और फिर उसे जब 1 मीटर की एक्सेलरेशन मिली तो अगले ही सेकंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और फिर 20 पर ही रही। अगर मैं इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, कि इन वैल्यूज को 10, 16, 19, 20, 20, 20 को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा ऐसा होगा। जब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, तो ये यूं रही, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो गई, ये यहां से आपको पता चल रहा है, देखिए 0 से 10 हो गई, और एक ही सेकंड के बाद अगले सेकंड 16 हो गई, और अगले सेकंड 19 होगी 16 से, और उसके बाद 19 के बाद 20 पर आ गई अगले सेकंड, और फिर 20 ही रही। तो ये है जी ये वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बताता है स्पीड इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाएगी, और जब स्पीड कांस्टेंट होगी उस वक्त उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। मुझे बताएं यहां तक किसी को ना समझ आई हो तो मैं हाजिर हूं। मैं इन सारे ग्राफों को दोबारा इकट्ठा बनाता हूं आपके सामने। एक बॉडी ऊपर से गिर रही है, नीचे गिरती चली जा रही है, ठीक है कि नहीं? ऊपर से गिर रही है और नीचे गिरती चली जा रही है, और सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस। अब तक आप 5 ग्राफ पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं? 5 ग्राफ कौन कौन से हैं जनाब? उसका वेट है वो कांस्टेंट, वेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 वेट के बराबर हो गई, और वाई एक्सिस पर इधर तीसरा ग्राफ है नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स या नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो शुरू में वेट के बराबर था और बेचारा डिक्रीज करते करते 0 हो गया। जब वो 0 हुआ उस वक्त एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो चुकी थी, और जो एक्सेलरेशन थी वो शुरू में तो g थी, मगर फिर गिर कर 0 की तरफ आ गई। बेटा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो गई, और बेटा वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज करते करते कांस्टेंट हो गई, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई उस वक्त एक्सेलरेशन 0 थी, नेट फोर्स 0 था, एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर थी। मुझे बताएं इधर तक किसको नहीं समझ आई? जी सर आप जरा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सर एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ हैप्पी फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में वो कम इंक्रीज करता है, जब वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो फिर एयर रेजिस्टेंस आगे जाके ज्यादा इंक्रीज होना शुरू करेगा। बेटा अभी पता है क्या बात है, अभी मेरी बात सुनो। ये मैंने शुरू में देखो 0 से 40 की जंप आई है, फिर 70 की जंप आई है।
फिर 90 की जंप आई है, फिर 10 की जंप आई है। जो तुम्हारी बात है ना कि हैप्पी फेस होना चाहिए, अभी फिलहाल उसको अभी डिस्कस ना करो। उसकी वजह कि देखो वेलोसिटी भी हैप्पी फेस तरीके से नहीं इंक्रीज हो रही। एक बात याद रखो कि समझ गया सर, समझ आ गई। एयर रेजिस्टेंस और वेलोसिटी भी वो उस तरह नहीं इकट्ठे एक जैसे होंगे। एयर रेजिस्टेंस और जिस तरह नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ एक जैसा होगा, इस तरह एयर रेजिस्टेंस और वेलोसिटी का एक जैसा होगा। वेलोसिटी भी हैप्पी फेस के तौर पे इंक्रीज नहीं कर रही फिलहाल। जी सर, समझ आ गया। अब अगली बात सुने बेटा, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे सीखो समझो। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली इस तरह सोच सकता हूं कि नहीं? बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसे इस तरह सोच रहा हूं। और आपको याद है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? आपको याद है इंक्रीजिंग वेलोसिटी पर हैप्पी फेस होता था यूं, और फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो सीधा हो जाता था। तो ये रफली ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसा ही है जैसा इस तरह का है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे होगा। बॉडी जो नीचे की तरफ गिर रही है, तो शुरू में गोल होगा, हैप्पी फेस होगा, और फिर सीधा हो जाएगा। सीधा का मतलब ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई है। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हुई तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही थी। कोई मसला तो नहीं? जी हेलो? नहीं सर, मसला नहीं है कोई। नहीं, बाकी लोग भी बताएं बेटा, बाकी लोग भी समझ आ बोलें। गई सर, हाँ, समझ आ गई। और बाकी लोग? अच्छा बेटा, अब आपकी गूगल क्लासरूम में 3 असाइनमेंट्स अपलोड हुई। एक है बॉडी फॉलिंग डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। बेटा एयर रेजिस्टेंस किन चीजों में इग्नोर हुई होती है? कि ऊपर से जो बॉडी गिर रही है वो 2-3 मीटर, 4 मीटर या 10 मीटर से बड़ी हाइट नहीं है, और वो बॉडी खुद भी पॉइंट मास है, छोटा सा मास उसका, यानी या जिस तरह कोई पत्थर नीचे गिर रहा होता है या कोई क्रिकेट बॉल टाइप की चीज नीचे गिर रही है। लेकिन जब वो इस तरह के लफ्ज बोले, फिर ये मैंने असाइनमेंट अपलोड होगी। उसके बाद इसके साथ जुड़ी हुई अगली असाइनमेंट है प्रोजेक्टाइल 1 की अपलोड हुई होगी। प्रोजेक्टाइल 1 के फौरन बाद जो असाइनमेंट अपलोड हुई होगी वो होगी बॉडी फॉलिंग डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल, ये तीसरी असाइनमेंट होगी जो आज के लेक्चर से कनेक्ट हो रही है। और बॉडी फॉलिंग डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल में मेनली ग्राफ ही है। मेनली बेटा क्या है? ग्राफ है। बॉडी फॉलिंग डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल में मेनली सारे ग्राफ हैं। इस तरह के ये सारे ग्राफ, जिसने ये ग्राफ रट्टा लगाए हुए होंगे वो सारी असाइनमेंट ठीक कर लेंगे। फिर और क्या क्या चीजें हैं आपको पता है? ये वेट है, ये एयर रेजिस्टेंस है। आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स ओवर मास। एक्सेलरेशन बराबर होती है इसके वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। इस पूरे टॉपिक में अगर वो आपसे कोई भी बात पूछे, आपने इस इक्वेशन का हवाला देना है। अगर वो कहे एक्सेलरेशन 0 क्यों हो गई है, अगर वो ऊपर में पूछे, ये आपको पता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आज आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो जी से स्टार्ट होती है और रिड्यूस करते हुए 0 हो जाती है। वो आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन 0 क्यों हो गई है, आप इस इक्वेशन का हवाला देंगे। आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस ओवर मास, एंड एज द स्पीड इंक्रीजेस air resistance increases, and when the air resistance increases the acceleration decreases according to this equation, and when air resistance becomes equal to the weight the numerator becomes a 0, and hence the overall value of the expression becomes 0, therefore acceleration becomes 0. अगर वो आपसे पूछे कि why the body achieves terminal velocity, उसमें भी इसी इक्वेशन का हवाला ठोक दें।
आपके as the air resistance increases, as the speed increases, air resistance increases. When air resistance increases, the acceleration decreases. Okay, and when the acceleration decreases, the rate of increase of velocity decreases. And when air resistance becomes equal to the weight, acceleration becomes zero and the velocity doesn't increase further, and hence the body achieves constant velocity, which is called terminal velocity. इस तरह से इस एक इक्वेशन के थ्रू आपने मैक्सिमम सवाल इस टॉपिक के जवाब देने, यानी ये असाइनमेंट जो आएगी ये है बॉडी फॉलिंग डाउन एंड एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो इस चीज को कहे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। जब वो ये कहे आ फुटबॉल इज ड्रॉप, लफ्ज बोले फुटबॉल और के फुटबॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो आपसे चाहता है कि आप एयर रेजिस्टेंस को हवाला दें, क्योंकि फुटबॉल के साथ आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर अगर वो कहे टेबल टेनिस बॉल, आपको पता है टेबल टेनिस की बॉल हो जो पिंग पोंग बॉल होती है, टेबल टेनिस की बॉल जब नीचे गिरती है तो उसको सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस लगती है। जब वो बोले टेबल टेनिस बॉल, तो आप ये बात अंडरस्टूड समझें कि वो मुझे अब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं करवा रहा, ठीक है। और उन सारी चीजों के ये 6 ग्राफ हैं जो आपको याद रखने, ठीक है कि नहीं, ये वाले। और इनके साथ एक ग्राफ और 2 3 4 ग्राफ हो रहे हैं, हाइट टाइम ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, वो 3 ग्राफ हो रहे हैं। इसके अलावा मैं अभी उनको एकदम अगर कहते हैं तो हाइट का भी बना देता हूँ। हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे हो गई यूं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल वेलोसिटी जैसा होगा यूं और फिर कांस्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिल्कुल वैसा होगा जैसा हाइट का ग्राफ, क्योंकि पोटेंशियल। सर ये आखिरी 3 आप फिर से कराएंगे या मैंने मेंशन कर दिया ना इनको, ये थोड़ा आप इस तरह याद कर लो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का, कि जिस तरह वेलोसिटी का ग्राफ है ना बिल्कुल इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी इस तरह का होगा। सर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है, ठीक है कि नहीं। और हाइट नीचे कम हो रही है और फिर कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, और फिर जिस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ उस तरह होगा जिस तरह हाइट का ग्राफ होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ये टोटल ग्राफ है। कैम्ब्रिज ने किस तरह से पूछे हुए? कैम्ब्रिज ने ये ग्राफ आपसे इंडिविजुअली भी पूछे हुए, मल्टीपल चॉइस में पूछे हुए, डायरेक्ट पूछे हुए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। पोटेंशियल एनर्जी दिखाना जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला इस तरह ये यूं। बेटा ये जो आज का टॉपिक है ना, ये जितने पेजेस है ना, ये स्टेपल करके मैं उसी कमरे में रखूंगा जिस कमरे में मैं लेक्चर देता हूं, यानी रूम नंबर 23 में, तो आप इसको यहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सर पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का सेम ग्राफ है? बिल्कुल एक जैसा ग्राफ, क्योंकि जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी का तल्लक बेटा हाइट से होता है। यस सर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, कैम्ब्रिज और कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है? जब कैम्ब्रिज वाले पूछेंगे एक्सेलरेशन कम क्यों हो रही है, हमेशा इस इक्वेशन का हवाला दो। जबकि टर्मिनल वेलोसिटी क्यों अचीव हुई है, फिर इस इक्वेशन का हवाला दो। हमेशा इसी इक्वेशन का हवाला दिया करो हर चीज में, ठीक है। और अगर इसमें मैंने आपको बताया था कि असल में बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस करें तो एक वेट भी लग रहा होता है, एक ड्रैग फोर्स भी लग रही होती है, और एक ऊपर की तरफ एक और फोर्स भी लग रहा होता है, अप थ्रस्ट। मैं उस अप थ्रस्ट को फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रहा आज, ना ही मैं उसको, जी वो आई हुई है, वो जब आगे आप उसको पढ़ेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स प्लस अप थ्रस्ट ओवर मास, फिर एक्सेलरेशन इस तरह से हो जाती है, नेट फोर्स ओवर मास करें। आगे चलते हैं, इसके इसी टॉपिक पे और कौन से क्वेश्चंस आए हैं इसी टॉपिक पे। अब आपको ये बात पता चल गई है ना कि जब वेट इसमें वेलोसिटी का ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा है, जी से शुरू होकर एक्सेलरेशन 0 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होती तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वाली इक्वेशंस नहीं लगेंगी, फिर स्वैत इक्वेशंस इस टॉपिक पे नहीं लगेंगी, भूल कर भी ये इक्वेशंस नहीं लगानी। जब कह दिया उसने कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, वेलोसिटी के ग्राफ में आपने कर्व देख लिया है,
एक्सेलरेशन का ग्राफ अपनी आंखों से देख लिया है कि वो चेंज हो रहा है, तो ये वाली जिसने लगाई इक्वेशंस वो अपना मुस्तकबिल मैथ फिजिक्स में फिर तारीख समझे। यानी जो एक दफा वेलोसिटी के ग्राफ में कर्व देख ले कि इस तरह का, ये कर्व का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इस तरह की चीजें देख ले वेलोसिटी के ग्राफ में यूं, तो बेटा इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये स्वैत इक्वेशन नहीं लगानी। और बेटा वाइब्रेशंस जहां हो रही होती है, वाइब्रेशंस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, उनमें भी कभी स्वैत इक्वेशंस नहीं लगती। आगे सुने। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसी एक टॉपिक पे? फिलहाल हम कोई बाहर नहीं जा रहे, आज का हमारा टॉपिक एक ही है, वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल। क्या जी? बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब वो क्या है? बात का वो ये आपसे कहेगा कि इसी एक ग्राफ के ऊपर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, अगर तुम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते, और अगर इग्नोर करते हो तो आप बताएं उसको कि जनाब कि अगर तो आपने एक्सेलरेशन इग्नोर की हुई है, एयर रेजिस्टेंस का कोई मसला नहीं है, तो एक्सेलरेशन जी के बराबर रहेगी, कांस्टेंट है, अगर तो आपने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई। और अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं की तो जी कम होते होते, एक्सेलरेशन जी से कम होते होते जीरो पर आ जाएगी। ये ग्राफ वो इकट्ठे भी बनवाए हुए उसने। फिर वो आपसे ये पूछेगा, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। ये ग्राफ उसने बहुत दफा इकट्ठा बनाया है। अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगी, अगर एयर रेजिस्टेंस, और अगर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी। यानी ये दोनों ग्राफ उसने इकट्ठे बनवाए हुए हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर बढ़ती रहती है, और अगर एयर रेजिस्टेंस बीच में आ जाए तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाती है और टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाती है, फिर मजीद इंक्रीज नहीं करती। फिर उसने सबसे जो मुश्किल ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपने बताना है एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं आप, तो आपने इसको, अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है तो वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती रहेगी, तो ये ग्राफ मुसलसल हैप्पी फेस ही रहेगा। ये बेटा हैप्पी फेस ही रहेगा कब तक? अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है। और अगर एयर रेजिस्टेंस को इफेक्ट में लाए तो शुरू में तो हैप्पी फेस होगा, फिर बाद में सीधा हो जाएगा। शुरू में तो हैप्पी फेस होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर बाद में सीधा हो जाएगा। और कैम्ब्रिज ने ये दोनों ग्राफ इकट्ठे एक ही ग्रिड के ऊपर कम से कम 2 या 3 ओकेजन्स पे प्लॉट करवाए हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक टॉपिक के सब टॉपिक के अंदर किसी ग्राफ को 3 या 4 दफा पूछना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही पॉइंट को उन्होंने 3-4 दफा पूछ लिया है, तो ये बड़ी बात होती है। उसका मतलब होता है वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि एक टॉपिक तो चलो काइनेमेटिक्स में तो वैसे ही क्वेश्चन आते ही हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर भी सिर्फ बॉडी फॉलिंग डाउन वो एक सब टॉपिक हो गया। फिर बॉडी फॉलिंग डाउन के अंदर फिर आप कहेंगे जी एयर रेजिस्टेंस के बगैर और उसके अलावा, मतलब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके वाला भी बनाओ और एयर रेजिस्टेंस के साथ वाला भी बनाओ, और दोनों इकट्ठे एक ही ग्रिड पे बनाओ। तो ये चीज, और इसी को अगर कैम्ब्रिज 2-3 दफा पूछती है तो इसका मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक ही ग्राफ के ऊपर वो आपसे हाइट टाइम ग्राफ बनाते हैं। अगर तो एयर रेजिस्टेंस आपने इग्नोर की हुई है तो बॉडी जो है वो यूं 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 गोल घूमती हुई ऐसे नीचे आगे रहेगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेना है तो शुरू में तो गोल है, फिर उसके बाद सीधे रेट पर नीचे आ रहे। ये दोनों ग्राफ भी इकट्ठे एक पेपर में पूछे हुए उसमें। फिर ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें, ये जनाब है ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे होती है, और इसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बनाओ। अगर ये है जी, अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई, ये अगर इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनता इस तरह से। सर हाइट वाला फिर से दिखाना, रेड में आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है नीचे। जी, आखिर में आके सीधी कर देने का मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी और कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर। सर ये एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हो रही है रेड उसमें। हाँ ये वो नहीं, सॉरी ये है विद एयर रेजिस्टेंस। यस रेड वाले सारे विद एयर रेजिस्टेंस है।
बेटा मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? सर आखिरी वाला दिखाना। ये दोनों ग्राफ है, एयर रेजिस्टेंस, ये काइनेटिक एनर्जी का, एक पोटेंशियल एनर्जी का है। अगर आपने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है तो सर ये ऊपर सर जी किसका है? पोटेंशियल की सेम है। हाँ, पोटेंशियल और आखिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं कोई होता इसमें अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई। सर 1 मिनट ऊपर करेंगे, सारे ग्राफ नजर आ जाए। यार ये देख दो सामने इस तरह से। सर वेक्टर्स की सॉल्व असाइनमेंट कब अपलोड करेंगे? हाँ, सर वेक्टर्स की सॉल्व बेटा मैं ये 3 मुझे छुट्टियां मिली हैं ना, अब इसमें मैं फिर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई काम ना करूं, मैं ये वादे पूरे करूं। दुआ सर करें। वो वीडियो पे सॉल्व करना सर। सर वो हाँ? रिकॉर्डेड क्लासेस भी जरा अपलोड कर सर दीजिएगा। वो रिकॉर्ड पे ना आप वीडियो पे सॉल्व करना तो क्या पोस्ट करते हैं। चलो ठीक है, ठीक। क्या दोबारा बोलो, सर, क्या क्या रिकॉर्ड पे? रिकॉर्डेड लेसन्स भी करने हैं सर। ठीक है, ठीक, और क्वेश्चंस भी, ठीक है।